अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हम चलेंगे लाहौर और बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान में आपको पता है हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है और बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। तो ये काफ़ी एक गहमा गहमी जो है वो हम इंटरनेशनल अफेयर्स में भी देख रहे हैं और जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनमें भी तो खास तौर पे चल रही है। कल आपको पता ही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एपीसी होने जा रही है। तो इन ज़रा सब का तजिया करेंगे। और आज हमारे साथ पहली दफ़ा मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि पहली दफ़ा आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब। आप उनको जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा लिखते रहते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, बड़े नुक्ता भी हैं, नुक्ता संजी करते रहते हैं, नुक्ते निकालते रहते हैं। तो उनसे मैं आज आपका तारुफ करवाता हूँ। हियर ही कम्स डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और मैं पर्सनली भी बहुत खुश हूँ। आई एम रियली प्लीज टू हैव यू हियर। और मेरे जो नाजरीन हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी बहुत खुश होंगे। जो आप लोगों को जानते हैं, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, वो भी खुश होंगे। और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे तो मजीद खुश हो जाएंगे वो। तो बहुत 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 मेहरबानी। शुक्रिया। इट्स अ प्रिविलेज कसाना साहब। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है टू स्टार्ट विद बात कर लेते हैं। कल जो मैंने अभी जिक्र किया कि एपीसी होने जा रही है, चूंकि आपकी एक बड़ी अमीक निगाह है, तो आप किस तरह देख रहे हैं इसको, पूरी सूरत हाल को, कि कल क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान की हुकूमत गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो अपोज़िशन के लिहाज़ से बात की जा रही थी कि अपोज़िशन कोई मुश्तरका या मुत्तफ़िक़ा या मुत्तहिदा फ़ेस या कोई ऐसा चैलेंज नहीं पेश कर सकी हुकूमत को अभी तक। शायद उसकी तरफ एक कदम है, और हुकूमत को ज़ाहिर है कि बरसर इक़्तिदार आए हुए 2 साल भी हो गए हैं, और बहुत से हलकों के मुताबिक वो उस दर्जे पे डिलीवर नहीं कर पाई जिसका उसने वादा किया था। तो अब वो एक अपोज़िशन को ये भी एक चीज़ ज़हन में होगी कि अवाम में भी एक निस्बतन मायूसी का शायद एलिमेंट हो, और दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपनी एक प्रेज़ेंस को फ़ील करवाएँ। और कुछ ये बात ये भी हो रही है कि चूँकि कुछ लेजिस्लेशंस हमने देखी पिछले 8-10 माह में, जिसमें ऑपोज़िशन वो पूरी तरह शामिल होके उसने उनको पूरा किया, हालाँकि उसकी हुकूमत से अदम इत्तेफ़ाक था, उसमें चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ की एक्सटेंशन का मामला हो, एफएटीएफ के हवाले से लेजिस्लेशंस हो। तो वो भी एक ये है कि हुकूमत के जो बाज़ हमदर्द सहाफ़ी हैं या हलके हैं, वो भी अब ताना देने लगे थे कि हुकूमत नहीं, सॉरी, अपोज़िशन के, कि ये एक फ्रेंडली अपोज़िशन है और इनमें बिल्कुल स्पाइन नहीं है, और ये ऐसे और वैसे, तो शायद उनको भी एक मैसेज देना मकसूद हो। इसमें जो एक गेम चेंजर या एक जो इफ़ेक्टिव चीज़ जो हो सकती है, जो मैं देख रहा हूँ, और ज़ाहिर है कि सारे लोग उसको उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो ये है कि आया मियाँ नवाज़ शरीफ इसमें खिताब करते हैं या नहीं? और खिताब करते हैं तो फिर उस खिताब की टोन या कंटेंट क्या होगा? और ये वो चीज़ है जो वाक़ई एक स्टेप फॉरवर्ड होगी, क्योंकि वो काफ़ी देर से खामोश हैं। उनको वो कोर्ट्स की तरफ से भी प्रेशर का सामना है। हुकूमत के लोग भी बार-बार कह रहे हैं उनको अब वापस लाया जाएगा। यानी वापस आने से बात आगे बढ़कर वो एक तरह का, जिस तरह फ्यूजिटिव की बात होती है, उनको लाया जाएगा। उस पे बात हो रही है। यहाँ पे वो क्या अपना जो है लोकस स्टैंडर्ड दिखाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी नज़र में इस पूरी एपीसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि वो जो एक बात कई हलकों में कही जा रही थी कि इनका बाहर जाना एक अंडरस्टैंडिंग का शाखसाना है, और जो बज़ाहिर बहुत से अवामिल से लगता भी था ऐसा। अब जो तब्दीली आई है कोर्ट्स के रवैये में भी, हुकूमत के रवैये में भी, और अब मियाँ साहब भी आ रहे हैं अपने जो हम सुनने में मुबैना तौर पर कि वो खिताब करेंगे, तो ये देखना है कि अब उस अंडरस्टैंडिंग का कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है, या दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ कम टू इट्स कंक्लूजन व्हिच इज़ नॉट लॉजिकल ऑफ कोर्स, और अब आगे क्या जो है वो ताना-बाना बनेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी क्रॉसविंड्स में का शिकार है इंटरनेशनल और रीजनल अफेयर्स के हवाले से। और इस वक़्त जो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो अपोज़िशन में है, चाहे उनके नंबर्स कम हैं या ज़्यादा हैं, उनका इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से और पॉलिसी के हवाले से हुकूमत या मुक़तदरा का साथ देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर तो ये एक वाटरशेड है, तो ये एक नया जो है वो जो है वो गरमा-गर्मी का दौर शुरू होगा, जो कि
ज़ाहिर है कि उसके लिए उसकी भी अपनी एक रिपरकशंस होंगी पाकिस्तान पर। और अगर ये किसी किस्म की ऐसी चीज़ है जो जिसमें हुकूमत के साथ एक बराबरी लेके और फिर उन्हें किसी तावन की ऑफ़र की जाए या उन क़ुव्वतों को ऑफ़र की जाए जो ज़ाहिर है कि हुकूमत की मेजर्स या अंडरटेकर हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि वो एक और रवैया होगा। लेकिन बहरहाल इस एपीसी का मेरी नज़र में असल कैच ये है कि इफ मियाँ साहब एड्रेसेस इट, और सेकंड, व्हाट डज़ ही हैव टू से? बट इफ ही डज एड्रेस इट, क्वेश्चन इज के वो जो अंडरस्टैंडिंग सो कॉल्ड जिस आप फरमा रहे थे, अगर वो अंडरस्टैंडिंग हुई भी है तो फिर वो ऑब्वियसली इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग। और अगर वो उसके अगेंस्ट जा रही है तो फिर इसका मतलब है कि मियाँ साहब ने डिसाइड कर लिया है कि वो उस अंडरस्टैंडिंग को ऑन नहीं करेंगे, उसको ऑनर नहीं करेंगे, और फिर मामला जो है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। असल में बात ये है जी कि मियाँ साहब क्या ये पहला दफ़ा नहीं है ऐसी किसी अंडरस्टैंडिंग का, एंड आई थिंक ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैन इन सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो कि उनकी होती रही हैं। इसमें जो देखने वाली बात ये है कि आया जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था गुफ्तगू के अपने पहले हिस्से में, अगर तो ये अंडरस्टैंडिंग का है कि ये नया दौर है, तो फिर इसका मतलब है कि मियाँ साहब को कुछ सिलेक्टिव या कुछ पार्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त मिल गई। अगर ये बात यानी उनके कंटेंट में मैंने दूसरी बात की थी कि इफ ही एड्रेसेस और कंटेंट क्या होता है। अगर तो उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ये रूल ऑफ लॉ की बात, ये इस तरह की बातें जो एक रूटीन की होती हैं, उस तरह की होती है, तो फिर इसका मतलब है कि वो एक नए हम एरा में जा रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि मियाँ साहब के आपने देखा होगा वो इसहाक डार साहब के बेटे की जो ट्वीट आई है जिसमें उनके फेसबुक का भी एक्टिवेशन का कहा गया है, ट्विटर का भी, तो इसका मतलब कि एक सोशल मीडिया पे तो उनकी एक्टिविटी शुरू होने लगी है। वो खुद उसे हैंडल करते हैं, उनकी टीम हैंडल करती है, दैट इज़ बियॉन्ड द पॉइंट। असल चीज़ ये है कि इसका मतलब कि उनके नाम से बात की जाएगी। और अगर उसका नुक्ता आगाज़ कल है तो इसका मतलब कि फिर उनको एक लिमिटेड पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त मिल गई है। और अगर वो नहीं है और उनका कंटेंट ज़्यादा बेलिजरेंट होता है, जैसे वो पहले खलाई मखलूक का या इस तरह की बात का ज़िक्र करते थे, फिर उसका मतलब है कि उन्होंने एक मुख्तलिफ राह ली है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद ऐसा ना हो और ये उस अंडरस्टैंडिंग का अगला ही पार्ट हो, क्योंकि बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अगर बातचीत होती है या खुद बात करते हैं, उसका हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और शायद कुछ हल्के चाहते भी होंगे हुकूमत पे कुछ ना कुछ दबाव बरकरार रहे, ताकि उसकी समत या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका रहे। और दूसरी तरफ मियाँ साहब को भी एक ओपनिंग मिलती रहे कि वो जो एक बात कही गई थी कि शायद सियासत के दरवाज़े उन पर मुकम्मल तौर से और हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। शायद उस तासुर की भी किसी न किसी हद तक नफ़ी हो। तो एक तरह से नॉट फॉर द गवर्नमेंट बट द पावर्स दैट बी और मियाँ साहब के लिए एक सॉर्ट ऑफ विन-विन सिचुएशन पैदा हो। लेकिन वी विल हैव टू वेट टिल टुमारो कि देखें कि ये असल में फिर कैसे चलता है आगे। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि अगर वो एड्रेस करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको इजाजत मिल गई है कि लिमिटेड एक्टिविटी की। ये भी हो सकता है कि वो वोट को इज्जत देने वाली जो पहली ट्वीट उन्होंने किया वो यही किया कि वोट को इज्जत दो। तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा जरा रिबेल कर रहे हैं। हो सकता है उस अंडरस्टैंडिंग से और उस डील से भी रिबेल कर रहे हों कि जी ठीक है, मैंने जितना करना था कर लिया, नाउ आई एम आउट इन द ओपन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। असल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बज़ाहिर जो हिकमत अमली है मुख्तलिफ लगती है, लेकिन दोनों बिलउमूम हम माज़ी का अगर तजर्बा देखें, अभी अब ज़ाहिर है कि हम कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन माज़ी का जो तजर्बा है वो ये बताता है कि दोनों के ज़िम्मे अलग-अलग काम है। एक के ठीक। ज़िम्मे अपने पॉलिटिकल कैडर्स को ऑन बोर्ड रखना है जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं विद एन अपैरेंटली स्ट्रॉन्ग जो है स्टांस। और एक मियाँ शहबाज शरीफ का ज़िम्मे है कि वो एक अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप पैदा करें और उसको बरकरार रखें विद द एस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदरा। तो मैं ये नहीं समझता कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी यहाँ हैं और काम कर रहे हैं और उनके तमाम सिलसिले भी चल रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आउटराइटली बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट स्टांस लेंगे। देखिए, एक उनका प्रिंसिपल स्टांस था, वोट को इज़्ज़त दो। यानी जिस प्रिंसिपल पे वो जब वो माज़ूल हुए और वो उसके बाद उन्होंने जीटी रोड का सफ़र किया, तो ये उनका एक तरह से जो है ना एक यूएसपी था। वो वहाँ से ही स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि अवाम में भी ये बात थी ना कि डील करके चले गए, डील करके आ गए या फलां हो गया। वो एक जो पोस्चर का जो एक अपना वज़ाहत है वो ज़रूरी होती है।
लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि क्या इसमें फिर वही खलाई मखलूक की बात होती है, या जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बार-बार कहा कि वो रसीदों की बात जो है सीपैक अथॉरिटी के जो चेयरमैन उनका जो केस आया और उस हवाले से उन्होंने रसीदों की बात की। क्या मियाँ साहब भी उस तरफ कोई इशारा करते हैं? क्या मियाँ साहब आउटसाइड इंटरफेरेंस इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स की भी कोई बात करते हैं? वो चीज़ें डिफाइन करेंगी। कुछ चीज़ें असूली होती हैं जो ज़ाहिर है सियासतदान ने कहनी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर उसकी जो पोज़ीशन है उसको डिफाइन करती हैं टू अ नैरो स्टैंड पॉइंट। और क्या वो लेते हैं कि जहाँ पे वो बाकायदा अपनी पहली ही ओपनिंग में ऐसी बात कर दें जिससे एक वाज़ेह जो लाइन्स हैं वो ड्रॉ हो जाएँ। वो देखना है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है कि मियाँ साहब इतना ज़्यादा बेलिजरेंट स्टांस लेंगे। हुँ। अपनी वापसी पे वो ज़रूर है कि अपना असूली तौर पे मौक़िफ़ शायद पूरी तरह वज़ाहत से रखें। लेकिन वो जो बातचीत होगी वो हुकूमत को ही सामने रख के की जाएगी। उनको नहीं रख के की जाएगी जिनके मुतालिक वो जाने से पहले या वो जो खलाई मखलूक या दीगर जो रेफ़रेंसेस हैं, महकमा ज़राअत वो देंगे। यही असल चीज़ डिफ़ाइन करेगी कि हाउ थिंग्स विल मूव अलोंग इन द टाइम डेज़ टू कम। अच्छा, ये साथ-साथ हम जो एक चीज़ जो देख रहे हैं वो एक रस्साकशी विद इन द पार्टी पीएमएलएन जो हम देख रहे हैं, मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब का जो कैंप है, ये कहाँ तक रियल है? क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है, ये दोनों भाई जो हैं ये नूरा कुश्ती करते रहते हैं, जानते हैं एक-दूसरे को, बैड कॉप, गुड कॉप जो सब लोग जानते हैं, और मैं पर्सनली भी थोड़ा-सा जानता हूँ। लेकिन अभी जो सूरत-हाल नज़र आ रही है, उसमें आप कितना रियल समझते हैं कि मरियम और शहबाज शरीफ साहब के यहाँ कुछ काफ़ी एक टग ऑफ वॉर चल रही है? देखिए, ये टग ऑफ वॉर जिस तरह आपने भी कहा है, आई टेंड टू एग्री विद यू, ये रियल नहीं होती। ये परसेप्शन ज़्यादा क्रिएट होती है। वो ठीक है, जो विरासत के मामलात हैं, यानी जो सियासी विरासत के मामलात हैं, उनमें ज़रूर टसल हो सकती है, उनमें ज़रूर कुछ वो बातें हो सकती हैं, लेकिन जो पॉलिसी गाइडलाइन, क्योंकि देखिए इक़्तिदार की जो जंग है या जो पावर पॉलिटिक्स है, उसमें वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि उनके दरमियान दरार आ जाए। वो एक यूनाइटेड फेस रखते हैं, तो दे हैव बीन एबल टू टाइड ओवर ऑल द टफ टाइम्स जो उनके रास्ते में आए हैं। वो 1990s के अर्ली 93 का जो मामलात हों, 97 99 के मामलात हों या फिर अब के। उन्होंने ये देखा कि यूनाइटेड फेस रखने से उनको जो है ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे ये को पहली दफ़ा उनको ऑफ़र्स नहीं हुई। ये उनको होती रही हैं। और उनको पता है कि ये अगर डिवाइड हो गए वो, तो वो ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। इस वजह से ये इस चीज़ के बारे में मेरा ख़्याल है वो काफ़ी हद तक क्लियर हैं कि पॉलिसी उनकी एक ही होती है। उसके चूँकि फ़ैसेट्स मैंने जैसे बताया कि 2 फ़ैसेट्स हैं। एक ये है कि अवाम को या जो वोटर्स हैं या अपने उनको भी ऑन बोर्ड रखना है। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 1993 में ये डिसमिस हुए, अब देखिए पंजाब गवर्नमेंट इनकी बिल्कुल घुल गई, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर 99 में ये हुए तो आप देखिए कि मामला ये हुआ कि कुछ ना कुछ सेंट्रल कोर बच गया, लेकिन बाकी सब तितर-बितर होके काफ बन गए। लेकिन 2018 के बाद आप ये देखिए कि 2 साल में इनके अच्छे खासे लोग मौजूद हैं असेंबली में, लेकिन किसी किस्म की कोई डिसर्शन हमें देखने में नहीं आई। ये सबसे बड़ा काम है जो मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे हैं। उनकी जो ये पॉलिसी है ना, उसकी वजह से एमएनए, एमपीज़ पे उतना प्रेशर आने नहीं दिया उन्होंने कि उनको डिसर्शंस या इतनी उसकी ज़रूरत पड़े। क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉर्डियलिटी उन्होंने कायम रखी हुई है एस्टेब्लिशमेंट से। उसकी वजह से वो उतना खुल के मामला नहीं है जैसा 93 में था, या फिर हमने 99 में तो चूँकि मार्शल लॉ लग गया, तो तब तो वो बाकायदा जी, जी। एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी हो गई ना। यानी कि एक पार्टी जो इक़्तिदार में आ गई और दूसरी जो ये निकले थे। लेकिन अब ये जो है ये नहीं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की है, और जिसको लोग इग्नोर कर जाते हैं कि उनकी हुँ। पार्टी पे वो प्रेशर नहीं आने दिया, उन्होंने पार्टी को इकट्ठा रखा है। इस वजह से दे आर वेरी गुड कंटेंडर्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, या जो नेक्स्ट जो भी जोड़ पड़ेगा। ये तो भी हो इसमें सकता है डॉक्टर साहब के जो खरीदार है वही इंटरेस्टेड ना हो इस वक़्त, क्योंकि खरीदार का भी तो होना ज़रूरी है ना? खरीदार का तो बस नहीं चलता, यानी खरीदार अगर हम इस वक़्त मुक़्तदरा को ना कहें, हुकूमत को कहें कि वो किसी तरह, देखिए हुकूमत के लिए ये एक स्टैंडिंग चैलेंज है। हुँ। एक मिसाल आप ये देखिए कि अगर आज उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला नहीं रहते, तो पीटीआई के लिए अपना वज़ीर आला मुंतख़ब कराना बहुत मुश्किल अमर है।
खास तौर पे उस केस में जबकि चौधरी और गुजरात के साथ भी उसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर्स हैं कि वो अगर कुछ जो डिजर्टर्स हैं पीटीआई के उनके साथ या अगर वो ना भी हो तो मुस्लिम लीग काफ के साथ भी मिलके एक रियल थ्रेट और रियल चैलेंज बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। तो वो तो चाहेंगे कि ये जो चैलेंज है ये वेदर अवे हो जाए, ये डाइल्यूट हो जाए। तो वो तो हमेशा मार्केट में है, वो आप खबरें भी सुनते रहते होंगे, अभी वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चाहता है, अभी फॉरवर्ड ब्लॉक बना चाहता है, लेकिन अभी तक बना नहीं। हम्म, अब मैं नहीं जानता कि कहाँ तक ये बात जो है मटेरियलाइज हुई है या होगी, लेकिन अभी तक बना नहीं। अगर बना नहीं तो इसका मतलब है कि ऑन पेपर वो थ्रेट मौजूद है आपके लिए। हम्म, और ये बात ज़हन में रखिए कि वफाक पाकिस्तान में जब पंजाब आपके हाथ से निकल जाता है या आ जाता है, उस पर आपकी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। जैसे कि 93 में आप देखिए कि पंजाब की गवर्नमेंट चेंज हो गई तो मियाँ साहब के हक में फैसला भी आ गया, तो वो उन्हें 0 पॉइंट तक का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। हम्म, इसी तरह ये कि आप जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, पंजाब उनके साथ था, हालांकि वो उन्होंने गवर्नमेंट भी इनकी डिसमिस की पंजाब में, तो गवर्नमेंट 5 साल चलती रही। तो इस वजह से पंजाब पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। अब ये उस्मान बुजदार साहब का भी जो मसला है, हम सब जानते हैं कि पीएम साहब चाहते हैं कि वो पंजाब को डायरेक्टली खुद रन करें। उस्मान बुजदार साहब की जो क्वालिटी या क्वालिफिकेशन है वो ये कि वो दस्तखत कर लेते हैं, और वो जाहिर है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उस कागज पर दस्तखत वो कर देते हैं। हम्म, और इसके अलावा बाकी हर चीज जो है वो इस्लामाबाद से रन होती है, एवरीबडी नोज। तो ये पंजाब की पॉलिसी, अगर पंजाब खिसक जाता है तो फिर मसला पैदा होता है। इसलिए जो जो हम बात शुरू की थी जहां से, खरीदार मौजूद है, वो खरीदार है या डेसिमेटर है या उसको स्पॉइल करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक वो पूरी हो नहीं सकी, और हो इस नहीं वजह से सकता। वो एक थ्रेट समझते हैं उनको। अच्छा, ये आपने बड़ी एक बहुत ही आला किस्म की शख्सियत का जिक्र किया है, उस्मान बुज़दार साहब का। अ, इनके बारे में जरा मुझे बताएं कि ये कैसे अभी तक टिके हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशन, जैसा अभी आपने फरमाया कि क्वालिफिकेशन उनकी है कि साइन कर लेते हैं, पता नहीं शायद साइन भी कर लेते हैं या नहीं कर लेते, ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन ये बताएं कि ये क्या वजह है कि इमरान खान जैसा आदमी जो है वो एक ऐसे अजीब किस्म के आदमी को लेके बैठा हुआ है। वो बेन भी हो सकता है, वो बून भी हो सकता है, वो वाटरलू भी हो सकता है इमरान खान का। तो क्यों इस तरह की चॉइस की गई है? आपकी क्या राय है इस बारे देखिए, लोग कहते हैं कि उस्मान बुजदार साहब में खान साहब को क्या नजर आया जो उन्होंने उनको सिलेक्ट किया। और मैं तो इस पे उनको कहता हूँ कि आप खान साहब की मर्दम शनासी ये देखें कि पूरे ईवान में उस्मान बुजदार साहब जैसा एक बंदा दिखा दें। से? अगर एक भी बंदा उन जैसा होता तो वो चीफ मिनिस्टर होता, बुजदार साहब ना होता। यानी पूरे ईवान में सबसे ज्यादा सीधे साधे, या आप समझें कि जो भी आप कहना चाहें, वो उस्मान बुजदार साहब है। उनको उन्होंने सिलेक्ट किया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। अब उनकी तरफ से उन्हें कोई खतरा नहीं है, कोई धड़ेबंदी का, कोई इनकार का, कोई किसी चीज का। और सेंट्रल फिगर भी वो है, क्योंकि वो उसी तरह उसको रन करना चाहते हैं, शायद उससे भी ज्यादा क्लोजली, जैसे वो केपीके को रन करते रहे। हालांकि परवेज खटक साहब के साथ उनकी हो जाती थी बहुत से हाँ, मामला, इसीलिए महमूद खान साहब हैं जिनके सामने बिल्कुल ही जो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन के खुश हैं। इसी तरह उस्मान बुजदार साहब हैं कि वो उनका काम सिर्फ ये है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भरना एक आईनी जाहिर है कि रिक्वायरमेंट है, हाँ, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर है। वरना तो हो सकता है कि वो उसके बगैर ही काम चला लिया जाता है। तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि अहकामात सुनने हैं ब्यूरोक्रेसी ने, उसके पेपर्स तैयार करने हैं, इन्होंने दस्तखत करने हैं, और वो बात आगे चलनी है। बाकी अब जो मर्जी उन्हें चीफ मिनिस्टर कहते हैं वो एक अलग अलग बात है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को एज ए चीफ मिनिस्टर स्टैब्लिश नहीं कर पाए। इज जस्ट जैसे कहते हैं एक एडीसी हैं, या कुछ ऐसा कह लें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उनके बिहाफ पे, ये उनके वाइस रॉय हैं यहाँ पे, जो उनके बिहाफ पे सूबे को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो वो अहकामात आते हैं उनको वो दस्तखत लेकिन कोई दे। ऐसा भी तो आदमी हो सकता था ना जो कि थोड़ा सा एबल बॉडीड, मतलब थोड़ा सा एबल माइंडेड हो सकता था। तो ये मतलब बिल्कुल एक ऐसा शख्स के जिसकी ना कोई पर्सनैलिटी है, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है। तो इमरान खान साहब वो काम जो वॉइस रॉय वाला है वो किसी अच्छे वॉइस रॉय से भी तो ले सकते थे ना। ये मुझे उनकी क्रिकेट की फिलॉसफी और ये इसमें काफी तजाद नजर आता है कि वहां पे वो टैलेंट देखते थे, यहाँ पे वो कुछ और देख रहे देखा उन्होंने यहाँ भी टैलेंट ही है, लेकिन हैं। दूसरी बहरहाल, तरफ। लेकिन ये है कि टैलेंट है माकूस, आप उससे कह लें। हम्म, लेकिन मसला ये है कि उनके अपने यहाँ, जिस तरह वो कहते हैं ना, एक इशू उनका भी जेन्युइन है कि उनके कंटेंडर बहुत हैं। अगर वो हम्म, किसी भी लायक आदमी को बना लेंगे ना, तो दूसरे लायक आदमी उसके खिलाफ धड़ेबंदी कर लेंगे। हम्म,
इसलिए उन्होंने किसी भी उस मेन कंटेंडर को रखा ही नहीं। उन्होंने उस बंदे को रखा है जिस पर वो सभी का जो है ना, एक अगर इत्तेफाक नहीं है तो उधर इत्तेफाक भी नहीं है, क्योंकि अगर मसलन शाह महमूद को बना लेते या हलीम खान को बना लेते हैं या जहांगीर तरीन साहब के किसी को बना लेते अगर वो, या जहांगीर तरीन साहब को बना लेते अगर वो डिस्क्वालीफाई ना होते, या किसी भी मेन ग्रुप को बना लेते, तो बाकी लोग उनके खिलाफ ग्रुपिंग करके मसाइल पैदा करते रहते। उन्होंने बेसिकली सबको इस तरह एडजस्ट कर दिया कि किसी को भी नहीं दिया। तो उससे ये है कि वो जो बाहमी चपकलिश का एलिमेंट है वो डेफिनेटली उन्होंने उसको नेगेट किया, और दूसरा जो वो खुद चाहते थे कि उनकी पंजाब के मोड़ पर बराह रास्त गिरफ्त हो और किसी चीज में उनको कोई रेजिस्टेंस ना हो, हाँ, यानी चीफ मिनिस्टर का कोई ओपिनियन जो है ऐसा ना है जिसको उन्हें सुनना पड़े या उसको उस पर बात करनी पड़े, वो उनका मकसद हल हो गया। तो इस तरह वो अपेरेंटली हैज हैड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, लेकिन मसला ये हुआ है कि इस क्विड प्रो को के नतीजे में जो पंजाब की आवाम है और जो पंजाब है उसने बहुत सीरियसली सफर किया, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उस एरिया ने भी सफर किया है जिसकी दाद रसी के लिए उनको लाया गया था, यानी साउथ पंजाब। हाँ, वहां पे भी वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि असल बात ये होती है कि आपको किसी न किसी दर्जे का एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है ब्यूरोक्रेसी से काम लेने के लिए, चीजों को एग्जैक्टली। इंप्लीमेंट करने के लिए कि चीजों का नतीजा क्या निकलेगा या पॉलिसीज का आउटकम क्या होगा या उनके दरमियान में जो है वो बॉटलनेक्स क्या आएंगे। अगर आपको वो कुछ भी नहीं पता हाँ, तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों को चलाना। और इस्लामाबाद बैठ के जहाँ पे आपने इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल देखने हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मसाइल भी देखने हैं, फॉरेन पॉलिसी के प्रेशर्स हैं, इकोनॉमी के आपको पता प्रेशर्स हैं, वहां बैठ के आप 12 करोड़ का सूबा भी अगर आपने चलाना है डे टू डे बेसिस पे तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत इसलिए मुश्किल ये है। जो है ना, आप समझिए कि ये मिश मॉश की सिचुएशन जो है ना वो बन रही है, और अब ज्यादा लेकिन ज्यादा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रही होगी कि अगर ये सिलसिला चलता रहा अनटिल एंड अनलेस के इमरान खान साहब को कोई हदायत आ जाए और वो कोशिश करें कि चलें बाकी जो उनका रेस्ट ऑफ द टाइम है उसमें किसी ऐसे बंदे को लें जो डिलीवर कर सके, वरना तो ये इनके लिए एक मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में डिजास्टर साबित हो सकता है पंजाब की परफॉर्मेंस जो है। डू यू एग्री विद इट? देखिए उसमें बात ये है कि अगर आप कहें ना कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना ही विल बी मोर इनसिक्योर, वो उनकी सिक्योरिटी में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि अब जो मीटर है ना या अब जो टाइम है इज अगेंस्ट द हिल। अब वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उन पर परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ता जाएगा, डिलीवर अगर नहीं हुआ होगा उसके मसाइल आएंगे, जो इकोनॉमी की चीज़ें हैं वो हो सकता है कि आइस बॉल होना शुरू हो, स्नो बॉल होना शुरू हो जाए, वो फिर बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन रखने की उनकी कैपेसिटी ख़त्म होती जाएगी। मैं इस मेरा ये ख्याल है कि जो हाँ, रियल पॉलिटिक्स है उसमें फिर ये प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाते हैं। फिर वो ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का भी एक प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस में अभी भी हम दिसंबर की बात सुन रहे थे कि दिसंबर तक का एक वो दिया हाँ, गया है, उसके बाद फिर रिव्यू होगा। तो ये, और उसमें फिर ये एपीसी को भी आप कॉन्टेक्स्ट में रख लें, वो दिसंबर के ही। तो ये चीज़ें जो हैं ये उनको प्रेशर बढ़ाएँगी, उनके पास जो बोल्ड डिसीजंस लेने का टाइम था वो हनीमून पीरियड होता है व्हेन यू स्टार्ट योर इनिंग्स। जब आप बीच में आ जाएँ और फँस जाएँ तो फिर अब आपको या ये चीज़ें जो रूटीन में चल रही हैं यही चलती रहें तो बड़ी बात है। बजाय इसके कि आपको बड़े काम करें, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कुछ वो, कभी वो कंस्ट्रक्शन के जो है उसको उन्होंने कुछ फैसिलिटेट किया है, कुछ चीज़ों और में वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे खदशा ये है कि शायद टू लिटिल टू लेट वाला मामला जो है वो अब उनके पीछे ना लग जाए। और ठीक। पंजाब में भी ये है कि जैसे-जैसे मसलन अगर ऑपोज़िशन कोई बाकायदा मूवमेंट पंजाब में शुरू करती है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हैंडल करना अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ज़िम्मे आ जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी। और अगर वो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है बहुत सी चीज़ों को पॉलिटिकली भी हल कर रहे होते हैं, बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर के अपने हाथ में कुछ ना हो या कुछ काम चौधरी सरवर साहब ने, गवर्नर ने करना हो, कुछ वो अपने तौर पे स्पीकर साहब कर रहे हों, कुछ मिनिस्टर कर रहे हों, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर दे डोंट फॉल इन प्लेस। वो फिर ठीक हर बात। चीज़ जो है काबू से बाहर हो जाती है, और एक बड़े सूबे में जो कि एक वोकल सूबा है, फिर ये चीज़ें उस तरह चल नहीं सकेंगी। और जो लोग इनको इकट्ठे करके दिए थे, मसलन ये सराइकी सुबह महाज वाले और हाँ, ये भी वो लोग हैं फिर जो पीछे होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए भी अपनी पावर पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये शायद टाइम गुजर रहा है उनके लिए तेजी से, खान साहब के लिए उनको जो कुछ करना है वो जल्दी करना है। जल्दी करना पड़ेगा। और सेंटर में क्या सूरत हाल है? सेंटर में जो उनकी पॉलिसीज चल रही हैं, अभी तक कोरोना के तो चलें ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वो उसके मामलात में तो जरा एक अल्लाह ने अच्छा करम किया हम पे। बाकी हालात जो हैं वो कैसे हैं मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से? सेंटर को अगर आप देखते हैं तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, सेंटर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो है मीशत।
हुँ, मईशत को चलाना बहुत ज़रूरी है। तमाम दुनिया में कोविड का जो भी मसला हुआ वो हमने देखा है। ठीक। लेकिन मसला ये है कि हम कोविड से पहले भी एक बहुत हैवी बैगेज लेके आ रहे थे नेगेटिव मईशत का, हुँ, और कोविड ने उसको उसमें अपना हिस्सा हमारे यहाँ भी डाल दिया। अब उसको दोबारा हमने कैसे खड़ा करना है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, सीपेक जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बून था, वो कि हम अगर उसमें चलते रहते, कुछ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते, कुछ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होती, तो हमारी जो प्रोडक्शन बेस है वो कुछ वसी होती, कुछ हमारी एम्प्लॉयमेंट के मामलात बेहतर होते, सप्लाइज़ के और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बेहतर होती तो चलता रहता है। लेकिन उसको भी हमने अपनी जो आकबतना अंदेशी की वजह से उसको पहले चीज़ों को स्लो डाउन किया, फिर उन पे एतराज़ात उठाए, उनको ठीक। रोक दिया। अब उन्हीं शराइत पर, उन्हीं कर्ज़ों पर, उसी शरह सूद पर, उन्हीं ठेकों पर अब ये गेम चेंजर है। हुँ, ये चीज़ें जो है ये सीखने की ची होती है कि कंटिन्यूटी जहाँ नहीं होती वहाँ के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसल ऑरेंज ट्रेन है, उसपे हमने 70-80 अरब रुपए खाम पे चढ़ा दिए। पैसा हुँ, कमाना एक और बात होती है, पैसे को बचा के भी कई दफ़ा आप अपने जो है मामला जो है सीधे कर सकते हैं, जो ज़ाया होने से। अब ठीक उसी बात। तरह हमने जो हमारे प्लान्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इतने ड्रैग आउट हो जाते हैं कि एक तो उनकी जो प्रैक्टिकल एफिकेसी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और दूसरा उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो टोटल डिसअरे में चली जाती है। अब जैसे बीआरटी को भी देख लें, हमारी जो बाकी सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आप देखें कि चाहे वो फॉरवर्ड लुकिंग है, अगले 10-20 साल का है, जो ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का वो साइन हो गया है। हम अभी वो 60-62 अरब डॉलर की गर्दान जो 4 साल से कर रहे हैं, वही पूरी नहीं हो पा रही। एमएल-1 हमारा बीच में लटक गया। मकसद ये है कहने का कि जो कंटिन्यूटी आप देखिए कि इंडिया की पॉलिसी आप देखें कि जो मनमोहन सिंह ने एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर, एज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर शुरू किए प्रोजेक्ट, वाजपेयी गवर्नमेंट ने उनको ओन किया, उनको आगे चलाया, उनको लुटेरे, डाकू वगैरह वो करार नहीं दिया। फिर वही पॉलिसी मनमोहन सिंह ने खुद चलाई एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, फिर उसी पे मोदी जी ने आगे चलाया। यानी वो इंडिया ने हुकूमत ब हुकूमत जो मर्ज़ी आता रहा, उस तसलसल से फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि 90s की पूरी जो हमारी वो है, वो जब इंडिया और चाइना वर टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड्स, तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि भी हमारी लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे जो है ये 3 रोया होगी या 4 रोया होगी। यानी पूरे 90s आप देख लें, हमारी इसके अलावा कोई बैच, कभी मोटरवे रुक गया, कभी चल गया। आज उस मोटरवे को सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, ये खुशहाली लाती हैं। कल तक उनका सारा ज़ोर था कि सड़कों से कुछ नहीं आता। ये हमें थोड़ी-सी चीज़ें देखनी चाहिए कि कुछ चीज़ों को, जिस तरह डिफेंस के मामलात हैं, इसी तरह ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामलात हैं, इनको भी पॉलिटिक्स से बियॉन्ड करना पड़ेगा, तब हम आगे चलेंगे। तो इस्लामाबाद के लिए इस वक़्त सबसे बड़ा मसला ये है, जो इकोनॉमिक क्वागमायर है, वो अ, बहुत ज़्यादा जो है वो डीप होता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, आप एक कह देंगे कि जब हम इतनी इकट्ठा कर लेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू तो तब इकट्ठा होता है जब बिज़नेसेस फ्लरिश करते हैं। एब्सोल्युटली। आप बिज़नेस से रेवेन्यू सिर्फ लेंगे तो बिज़नेस खत्म हो जाएगा। बिज़नेस फ्लरिश करता है, ऑटोमैटिकली रेवेन्यू फ्लरिश कर जाते हैं। क्योंकि आप ठीक बात। ऑलरेडी भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि लोग हुँ, अगर इनकम टैक्स नहीं दे रहे तो फारग हैं बिल्कुल। वो टेलीफ़ोन कॉल करते हैं, उस पे टैक्स देते हैं। बिजली पे आप देखें, जो अमाउंट जो बिजली की वैल्यू है उससे ज़्यादा के टैक्सेस दे रहे हैं, गैस पे टैक्सेस दे रहे हैं, हुँ, पेट्रोलियम पे इतनी ज़्यादा लेवी है। यानी आप ये भी तो रियलिस्टिकली सोचें कि लोगों से आप कहाँ से निकालेंगे और कहाँ पैसा? से निकालेंगे? ठीक बात, ठीक बात। सर, आप ये देखिए, जो वेस्टर्न ममालिक हैं, हम तो आईएमएफ का फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो हुँ, आईएमएफ के माई-बाप हैं, उनका फ़ॉर्मूला ये है कि स्पेंडिंग बढ़ाओ। आप बैठे हैं नॉर्थ अमेरिका में, अब खुद को आपको मालूम है कि कितने-कितने बड़े स्टिमुलस दिए हैं इन्होंने। हाँ, कोविड में दिए, 2008 वाले इकोनॉमिक क्राइसिस में दिए, वो कहते हैं पैसे खर्चें। हुँ, पैसा खर्चेंगे, डिमांड बढ़ेगी, एक्टिविटी आएगी। डिमांड से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अब पूरा साइकिल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक बात। अगर वो डिमांड कम होगी, उससे सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स जाएँगी, सारा साइकिल नेगेटिव हो जाएगा, आपके दावे जितने बड़े मर्ज़ी हों। तो इस सही इन बात। चीज़ों में कुछ हमें एक कॉम्पैक्ट, नेशनल कॉम्पैक्ट बनाना पड़ेगा कि ज़ैद आए, बकर आए, जो भी आए, वो चीज़ें जो चलती रहें। फाइनेंशियल जो आउटले है, हुँ, उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसके खदोखाल वही रहेंगे। हम उसको ना अनड्यूली क्वेश्चन करेंगे और ना उसपे अपनी पॉलिटिक्स खड़ी करने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान मोटरवे पे 50 अरब लग गए। अब वो हुँ, 50 अरब वो हम पूरे नहीं कर पा रहे। चाइना ने वो मुबैना तौर पे फंडिंग रोक दी है कि पहले आप इसको क्लियर करें।
ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि इनकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं और आगे चल के प्रॉब्लम्स क्या पैदा होती है, क्योंकि खुद हुकूमत के लिए वो प्रॉब्लम पैदा हो गई। जो कल बिल्कुल। तक उनके लिए वो नारे थे लूट-खसूट के, वो आज उनके अपने सामने आ रहे हैं कि वो कैसे अब उसको कन्विंस करें कि नहीं ये सब ठीक है। तो ये हमें एक नेशनल इसमें एफर्ट की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के मामला तब ठीक होंगे जब मईशत ठीक होगी, क्योंकि मईशत वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल अता ठीक। करती है, जो फिर बाकी फैसले दुरुस्त करवाती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और हमारा टाइम अप हो गया। लेकिन एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो ये थी कि हमने ज़रा फ़ॉरेन पॉलिसी पे भी गुफ्तगू करनी थी। वो मेरा ख़्याल है कि हम अगले प्रोग्राम में करेंगे और आपकी जो इनसाइट है, वो हम ज़रा देखेंगे कि फ़ॉरेन पॉलिसी पे क्या है और उसमें आपसे लर्न करने की कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा और जल्दी मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। मैं बहुत मशहूर हूँ खाना साहब, एक दफ़ा फिर आपका और आपके व्यूअर्स का कि आपने मुझे मौका दिया। बड़ी नवाज़िश। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।